कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्चर सीरीज जिसमें हमने अब तक डिस्कस कर लिया है सेक्शन 19 के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री कंसेंट के बारे में डिस्कस किया कि फ्री कंसेंट में जो कोर्जन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये सारी क्या चीजें हैं, प्लस इनका इफेक्ट क्या होगा। जैसे हमने 15 में कोर्जन देखा, उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर फ्रॉड, 15 में कोर्जन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन। ये समझने के बाद कि ये क्या होते हैं फ्री कंसेंट, इनमें क्यों नहीं है, इनका क्या एसेंशियल्स, इनके क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस करते वक्त हमने पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की, जैसे डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, उसका अनड्यू एडवांटेज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझी। फिर हमने फ्रॉड देखा, फ्रॉड में जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, इंटेंट टू डिसीव, वो क्या है, कब कहेंगे और किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे हमने 5 उसके मोड्स पढ़े कि उन तरीकों से, जो सेक्शन ने कहा है मीन्स एंड इंक्लूड्स, उन 5 तरीकों से जब डिसीव करने के इंटेंट के साथ ये चीजें की जाए तो हम कहेंगे फ्रॉड किया गया है। या उसके बाद हमने मिस रिप्रेजेंटेशन देखा, सिमिलरली फ्रॉड की जैसा ही सेक्शन है पर कुछ और उसके जो मोड्स दे रखे हैं वो भी टू सम एक्सटेंट सिमिलर ही है, पर उसमें डिफरेंस कहा जाता है कि जब फ्रॉड में इंटेंट टू डिसीव है, और वही जब डिसेप्शन का इंटेंशन नहीं है, उसके बाद अगर जो कोई चीज कही गई है जो ऑनेस्टली कही गई है पर वो है गलत, फैक्चुअली गलत है, तो उस केस में वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे। इसके बाद हमने सेक्शन 19 और 19A में देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने देखा सेक्शन 19 और 19A में कि 19 हमें बताता है, ये सेक्शन हमने कल डिस्कस किया कि whenever a contract is made by coercion, fraud या misrepresentation, 19 में coercion, fraud या misrepresentation है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। और 19A में दे रखा है जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, 19A में दिया हुआ है कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर तक में समझ ली। अब वॉइडेबल क्या होता है ये भी हालांकि हमने कल डिस्कस किया था, पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हेनेवर वी से कि अच्छा, हमने देखा 19 में ये कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, या 19A में अन्य इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंसेंट इन तरीकों से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय ईदर कोर्जन और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 19 एंड 19A बाय अन्य इन्फ्लुएंस। किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बिकॉज ऑफ विच इन केसेस से क्या है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि कंसेंट ऐसे ऑब्टेन किया गया है इसलिए इनका इफेक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये बात कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट चलिए वॉइडेबल हो गया, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि भाई जिस पार्टी, जो विक्टिम पार्टी है, जिस पार्टी का कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन नहीं किया गया, कोर्जन या मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन किया गया, उसके पार्ट पे द पार्टी हैज एन ऑप्शन कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके एंड पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ जब हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उनके एंड पे वॉइडेबल हो जाएगा, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी कि वॉइडेबल इज अ सिचुएशन बिटवीन वैलिड एंड वॉइड। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिडिटी के बेसिस पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारी कैटेगराइजेशन देखे थे। लेकिन जो मेजर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो हमने लीगल अग्रीमेंट्स, एनफोर्सिबल एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज देखी थी। लेकिन जब हम 3 गेन पढ़ते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो वैलिड हमें पता है, वैलिड क्या हो रहा है, जब सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, वैलिड है मतलब वो एनफोर्सिबल है, मतलब उसके ब्रीच के केस में आप कोर्ट में जाके सू कर सकते हो पार्टी को। वॉइड है, वॉइड मतलब कंप्लीटली इनवैलिड है, ये नल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस डजंट एग्जिस्ट इन आई ऑफ लॉ। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जब वो वॉइड है, मतलब वॉइड एब इनिशियो है अगर, तो वो उस केस में एनफोर्सेबल होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं एक्चुअली। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन आई ऑफ लॉ। जैसे हमने कहा कि माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, जब कॉम्पिटेंसी नहीं फुलफिल हो रही है, कॉम्पिटेंट नहीं होते हुए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे हो जाएगा क्या, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे वॉइड हो जाता है। जैसे अगर किसी अनसाउंड माइंड के इंसान के साथ किया जाए,
या किसी माइनर के साथ किया जाए या कोई डिसक्वालिफाइड है उसके साथ, इन केसेस में जब किया जाए तो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा वहां तो। अब इसके अलावा तीसरा केस आता है वॉइडेबल। ठीक है, वैलिड हमें समझ में आएगा जब सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। वॉइड हमें पता लगा कि जब कॉम्पिटेंसी अगर नहीं फुलफिल हो रही है तो ये वॉइड हो गया। वॉइडेबल क्या होता है कि भाई अब कॉम्पिटेंसी की बात करें कि चलिए कॉम्पिटेंट ही अगर नहीं सीधे सीधे वॉइड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं फिर तो। लेकिन जैसे हमने एक एसेंशियल पढ़ा था फ्री कंसेंट, जिसका हमने इतने सारे फ्री कंसेंट के अंदर कंसेंट कब फ्री नहीं हो गई सारी चीजें पढ़ी, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोercion, ये सब पढ़ा। तो अगर कंसेंट इससे ऑब्टेन किया गया है, फ्री कंसेंट नहीं है, कोercion, अनडियू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जा रहा है। ठीक है, वॉइड हो गया कब के केस में? कॉम्पिटेंसी के केस में। वॉइडेबल हो गया कब? फ्री कंसेंट नहीं होने के केस में। ये हमें समझ में आया। अब वैलिड और वॉइड तो ठीक है, वॉइडेबल क्या हुआ? वॉइडेबल एक ऐसा सिनेरियो है जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड के और वॉइड के कहीं बीच होता है। मतलब इस केस में जैसे मैंने लिखा वैलिड और वॉइड के बीच में, तो इस केस में होता है पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं। अब जैसे वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही है, ठीक है, वॉइड है तो वो है ही नहीं। वॉइडेबल के केस में, वॉइडेबल के केस में किसके पास? जो अग्रीव्ड पार्टी यानी जो विक्टिम्स हैं उनके पास दो ऑप्शन हो गए। पहला, टू वैलिडेट या अफर्म, ठीक है। दूसरा, टू नलिफाई या अवॉइड या रिसेंड। अब इसका क्या मतलब है? मैंने कहा वॉइडेबल के केस में पार्टीज के पास दो ऑप्शन है, या तो वैलिडेट करे, वैलिडेट या अफर्म करे, दूसरा नलिफाई या उसको रिसेंड कर दे। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे पार्टी अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोercion, मतलब अगर गन पॉइंट पे अ वाइफ हैज बीन asked to sign on a paper, भाई if you don't sign on this paper will kill your entire family, will kill your husband, will kill your children, सबको मार देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, गन पॉइंट पे थ्रेटन का हमने पढ़ा था ना, थ्रेटनिंग और कमिट टू थ्रेटन इन ऑफेंस। तो यहाँ पे थ्रेटन किया गया। अब कोercion से अगर वाइफ से पेपर्स पे साइन करा लेगा, वाइफ ने क्या किया कि भाई अब उसको मजबूरी हुई क्योंकि उसे उन सबकी जान बचानी थी, उसने साइन कर दिया। ठीक है, चलिए अब हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा, कंसेंट जो है वो कोercion से ऑब्टेन किया गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कंसेंट जो है वो ऑब्टेन किया गया कोercion से। क्या है यहाँ पे? कंसेंट कोercion, जो कि अंडर 15 दिया हुआ है, सेक्शन 15, उससे ऑब्टेन किया गया। अब यहाँ क्या होगा? तो जो फ्री कंसेंट नहीं है, तब हमने देखा उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस केस में जो वाइफ जिससे कि कोercion करके साइन कराएगी, मतलब उसको धमका के साइन कराया गया, उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिडेट या अफर्म कर सकती है या नलिफाई या रिसेंड कर सकती है, विच बेसिकली मीन्स अगर उसने वैलिडेट या अफर्म किया तो वो उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेप्टेंस। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, चलो अब जब हो ही गया, हम कहीं और रह लेंगे, कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, जो था वो था, अब क्या कर सकते हैं इसमें। एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, वैलिडेट कर लिया या अफर्म कर लिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि भले आपकी कंसेंट जो थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, लेकिन बाद में आपने ही तो कहा कि अब क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने वैलिडेट करके इसे वैलिड बना दिया। एक कंडीशन ये वाइफ ने ही किया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? वाइफ कोर्ट में जाएगी, बोलेगी नहीं, क्यों करूं मैं, मेरी मर्जी थी, मेरे हस्बैंड को गन पॉइंट पे रखा गया था, एंड माई चिल्ड्रन ऑल्सो, कि भाई इफ यू डोंट साइन दिस पेपर विल शॉट देम राइट हियर। अब अगर इस सिचुएशन में मैं साइन नहीं करती तो मैं क्या करती? आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू साइन ऑन द पेपर। मैं अपनी फैमिली को ऐसे सामने अपने मरने के लिए नहीं रख सकती थी कि भाई मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए पर मेरी सारी फैमिली को मेरी मार दिया जाए। तो आई हैड टू साइन ऑन द पेपर। मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, इसलिए आई डोंट एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, इफ यू अवॉइड इट, रिसेंट मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना, विड्रॉ करना, खत्म कर देना, नलिफाई कर देना। तो अगर उसको आप नलिफाई कर देते हो तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब अब इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर इन द आइज ऑफ लॉ। अब ये कोई प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं।
ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये प्रॉपर्टी का जो साइन कराया गया था भाई कि आप प्रॉपर्टी आपकी मेरी हो गई है, अब नहीं, अब ये नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। तो वॉइडेबल से दो सिनेरियोज होते हैं, आप उसको वैलिडेट कर सकते हो या अफर्म, वैलिडेट या अफर्म कर सकते हो। इफ यू डू दैट मींस यू आर एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये आपने वैलिड डिक्लेयर कर दिया, अब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, यू नलिफाई इट और यू रिसेंड इट, इसका मतलब ये कि आपने उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अब एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करा दिया। अब यहां से एक और चीज है, ये तो हमें समझ में आई वॉइडेबल का मतलब क्या है, दो सिनेरियोज अराइज होते हैं। लेकिन अब अगर एक बार आपने वैलिड कर दिया या एक बार आपने वॉइड कर दिया, जो भी ईदर ऑफ द टू, वैलिड करने के बाद में उसे वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। बाद मान लीजिए आपने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कि मजबूरी है, क्या करें, अब तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, रहने देते हैं। पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे बाद में समझ में आया, मुझे बाद में ये बात रियलाइज की नहीं, मेरी मर्जी नहीं थी, तो आई डोंट एक्सेप्ट इट एनी मोर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वंस यू डिक्लेयर इट एज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर एवर। अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा हमेशा, और चाहे उसके अंदर कोई, उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इफ यू हैव टू परफॉर्म योर पार्ट, वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन अगर वॉइड करा देते हो तो सिमिलरली वैसे ही कि अब उसको बाद में वैलिड नहीं करा सकते, कि बात पहले तो डर के करा दिया कि नहीं नहीं, लेकिन हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं है, चलेगा, अगर हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली भी जाती है तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो बाद में उससे वैलिडेट नहीं कर सकते। सो वंस वैलिड यू कैन नॉट मेक इट वॉइड लेटर, वंस वॉइड सिमिलरली यू कांट मेक इट वैलिड लेटर। जब वॉइड करा दिया तो वॉइड, वैलिड करा दिया तो वैलिड। वॉइडेबल में ये ऑप्शन होता है कि जब फ्री कंसेंट नहीं है तो पार्टीज के पास ऑप्शन है कि आप, या आप जो रास्ता चुन लो भाई, इसीलिए अग्रीम पार्टी का रास्ता दिया गया, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो ठीक लगे, आपको जो सही लगता है, आपकी जो मर्जी हो आप वो करो, आप या तो उसे वैलिडेट करो या फिर उसे रेसिड करो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का अभी तक का हमने सेक्शन 19 और 19A में जो कॉन्सेप्ट समझे कि भाई, जैसे 19 में मैंने कहा कि कोर्शन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से, मैंने लिखा सेक्शन कहता है कि वॉइडेबल होएगा, और 19A में अनडियू इन्फ्लुएंस होने से वॉइडेबल होएगा, तो उसका क्या मतलब हुआ, उससे क्या इफेक्ट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 क्या बात करता है, देखिए हमने फ्री कंसेंट में जब पढ़ा, सेक्शन 14 में क्या था, उसमें मोड्स दिए हुए थे कि भाई कोersion हो, जो कि हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, जो कि हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 16, फ्रॉड हो अंडर सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन हो अंडर सेक्शन 18, उसके बाद मिस्टेक। अब मिस्टेक जो है वो सेक्शन 20 में हम देखेंगे, और आगे के एक और सेक्शन में हम देखेंगे सेक्शन 19 जो है, उसमें हम देखा कि भाई अभी तक जो चार पढ़े उसके क्या इफेक्ट हैं, और उसके साथ हम एक और चीज देखेंगे उसके क्या इफेक्ट है, वो 19 और 19A में दिया हुआ था, ठीक है। अब मिस्टेक जो है उसको अलग क्यों दिया है और उसके इफेक्ट को अलग क्यों दिया है, ये भी हम आगे देखेंगे अभी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा इग्नोरेंशिया, फैक्टी, excusat, ignorantia, juris, non excusat, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ignorantia, facti, excusat मतलब ignorance of fact is excusable, और दूसरा ignorantia juris non excusat मतलब ignorance of law is non excusable, ठीक है। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया, ये हम इस सेक्शन में समझेंगे। सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक के बारे में, जो फ्री कंसेंट का जो लास्ट तरीका था, जो दिया हुआ था कि कंसेंट कब फ्री नहीं होगा, उसमें से हमने चार देख लिया। फिफ्थ ये है मिस्टेक, मतलब जब कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिस्टेक, तब वो कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं, जो वो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं माना जाएगा, और उसका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए सेक्शन 20 जो है वो बात करता है अंडर सेक्शन 20, सेक्शन 20 पहले सेक्शन पढ़ते हैं एक बार। सेक्शन 20 देखिए क्या कह रहा है, where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact। पहली चीज क्या कह रहा है, both parties, ठीक है, both parties in a mistake। second, mistake as to fact, mistake of fact, ठीक है। as to matter of fact essential to the agreement, matter essential to the agreement,
मैटर एसेंशियल टू अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये सेक्शन, कहना क्या चाह रहा है। हमने इसकी लाइन तो भाई देखी कि कह रहा है, इसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले तो बोथ पार्टीज कह रहा है, बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज मतलब दोनों पार्टी, जिस पार्टी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस पार्टी के बीच, दोनों पार्टी अगर एक मिस्टेक कर रही हो फैक्ट से रिलेटेड, फैक्चुअल एरर हो, फैक्चुअल मिस्टेक, ठीक है, वो फैक्ट कैसा होना चाहिए, मैटर एसेंशियल टू अग्रीमेंट, ऐसा फैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल फैक्ट जिन्हें हम कहते हैं, ये होता है जब फैक्ट्स एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, इन्हें कहते हैं मटीरियल फैक्ट्स। ठीक है, ये हो गए मटीरियल फैक्ट्स, वो फैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एसेंशियल, बिल्कुल वो नहीं हो तो वो नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो हो जाएंगे मटीरियल फैक्ट्स। इनके अलावा, मटीरियल फैक्ट्स के अलावा बाकी सारे तरीके के फैक्ट्स जो सराउंडिंग फैक्ट्स हैं वो हो जाएंगे नॉन मटीरियल। मतलब हम फैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, पहला मटीरियल, दूसरा नॉन मटीरियल। अब मटेरियल और नॉन मटेरियल क्या है, मटेरियल नॉन मटेरियल का मतलब वो फैक्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, मतलब वो होगा ही नहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं अगर ये फैक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी फैक्ट हमारे नॉन मटेरियल आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों पार्टीज अगर किसी मटेरियल फैक्ट को लेके गलत एरर पे मिस्टेक कर रही हैं, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। मतलब ये कि दोनों पार्टी, पहले तो दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही है। ठीक है, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। थ्री पिलर्स ऑफ सेक्शन 20। ठीक है, हमने देखा क्या है भाई, सेक्शन 20 के अंदर एन अग्रीमेंट इज वॉइड व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज पर मैटर फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट। ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्योंकि कह रहा है बोथ पार्टीज, तो मतलब बाइलेटरल मिस्टेक है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले देखोगे बाइलेटरल, यूनी और बाय तो हमको पता है ना, यूनी इज वन और बाय इज टू। तो अगर जब यूनिलेटरल लिखा होता मतलब एक पार्टी गलत कर रही है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बोथ पार्टीज, मतलब बाइलेटरल मिस्टेक की बात करिए, दोनों पार्टी से गलत हुआ है। अब अगर कोई चीज दोनों पार्टी से गलत हुई है मतलब वो म्यूचुअल, हम कह सकते हैं जब कोई चीज कॉमनली बहुत लोगों से किससे रिलेटेड होती है, कुछ होता है तो म्यूचुअल, म्यूचुअल करस्पॉन्डेंस ऐसा कुछ कहते हैं हम, म्यूचुअल रिलेशन, जब बहुत लोग आपस में रिलेटेड हो एक दूसरे से, म्यूचुअल रिलेटेड, म्यूचुअली रिलेटेड। तो वैसे ही जब दोनों पार्टी से कोई एक मिस्टेक हो रही है, दोनों पार्टी से हो रही है बाइलेटरल, तो वो म्यूचुअल मिस्टेक हो गया, दोनों पार्टी से हो गया। ठीक है, तो बाइलेटरल या म्यूचुअल मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, बोथ पार्टीज मस्ट बी मिस्टेकन। ठीक है, मतलब दोनों पार्टी से गलत हो रहा है, गलती हो रही है। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्लियरली लिखा है एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्यों, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट कई बार अब तक डिस्कस कर लिया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है सिर्फ वही एक्सक्यूजेबल है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ अगर जहां पे होगा वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है। भाई हम ये मान ही नहीं सकते कि आपको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये हमने अब तक डिस्कस कर लिया है कि भाई जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही होता है। ठीक है, तो सेक्शन 21 में जो है वो बाइलेटरल मिस्टेक के बारे में बात कर रहा है कि द एरर मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब म्यूचुअली दोनों पार्टी से कहीं किसी फैक्ट को लेके, फैक्ट को समझने में कोई गलती हो गई। ठीक है, नाउ एसेंशियलिटी, एसेंशियलिटी का मतलब क्या है, द फैक्ट मस्ट बी सो फंडामेंटल दैट विदाउट इट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नो बेसिस। जो मैंने मटेरियल फैक्ट कहा, मतलब कैसे फैक्ट होने चाहिए, उन्होंने कहा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, कैसे फैक्ट, मतलब मटेरियल फैक्ट को लेके मिस्टेक होना चाहिए, जो ऐसा, ऐसे फैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, वो अगर ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो। तो दोनों पार्टी अगर म्यूचुअली कोई मटेरियल फैक्ट को लेके मिस्टेक पे है तो वहां पे हम कहेंगे बाइलेटरल मिस्टेक है, बिकॉज ऑफ विच, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट में इफेक्ट ये होता है कि द कॉन्ट्रैक्ट, द अग्रीमेंट इज वॉइड। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया मतलब वो अग्रीमेंट है। ठीक है, अंडर सेक्शन 20 एन अग्रीमेंट इज वॉइड मतलब वो वॉइड हो गया। ठीक है,
दोनों पार्टीज अगर किसी चीज को लेके, किसी मटेरियल फैक्ट को लेके मिस्टेक पे है, तो वहां वॉइड हो जाएगा। देखिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ था। अब एक्सेप्शन इस सेक्शन में क्या है कि भाई ओपिनियन जो है, ओपिनियन ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। एरोनस ओपिनियन, देयर इज दिस टर्म एरोनस ओपिनियन। मतलब क्या है भाई, ओपिनियन तो अलग अलग हो सकता है ना, मुझे जो लगता है जरूरी नहीं है कि मुझे सही लगता हो। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी चीज का रेट अगर 100 रुपीज की है पर एक्चुअली 100 नहीं, वो तो सिर्फ 25, वही मुझे लगता है क्योंकि मुझे मार्केट का आइडिया नहीं है। तो फैक्चुअली कोई चीज गलत हो सकती है, अगर जो एक ओपिनियन है मेरा वो फैक्चुअली रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। लगना जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, देखिए लिखिए, एन एरनिस ओपिनियन एज द वैल्यू ऑफ अ थिंग इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, एरोनस ओपिनियन को मतलब गलत ओपिनियन, एरोनस कम्स फ्रॉम द वर्ड एरर। ठीक है, एरर वर्ड से एरोनस आया। एरोनस ओपिनियन वो है जो है उसे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं कहेंगे, इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। हम एरोनस ओपिनियन को मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, वो नहीं काउंट किया जाएगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में कि कुछ इसके एग्जांपल देख लीजिए, एसेंशियल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी हॉर्स को लेके डील है। ठीक है, तो अब अगर हॉर्स को लेके डील है और ये बात पता ही नहीं है पार्टीज को कि भाई हॉर्स जिंदा है कि नहीं जिंदा है। ठीक है, अब जिस कार के बारे में बात हो रही है वो कार के बारे में ही नहीं पता है चीजें, तो फिर ये जो है ना कि जब दोनों पार्टी किसी चीज को लेके जिस बारे में बात हो रही है उसके बारे में ही उन्हें पता नहीं है क्लियरली, वो हो जाएगा क्या, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं कि भाई जो मैंने कहा कि मटेरियल फैक्ट, ठीक है, मटेरियल फैक्ट के अलावा कोई भी चीज जो है वो इसमें नहीं कवर होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ बोथ ए एंड बी बिलीव, ठीक है, अ पेंटिंग इज वर्थ रुपीज 10,000 बट इट इज एक्चुअली वर्थ रुपीज 1 लाख। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्यों? इसका रीजन है, अ मिस्टेक इन प्राइस वैल्यू इज अ बिजनेस रिस्क नॉट अ लीगल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल नहीं है। वो एक ठीक है फैक्टर है, लेकिन एक एसेंशियल थिंग नहीं है कि भाई अगर प्राइस ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, नहीं। अगर ए और बी जो है उन्हें लगता है कि कोई पेंटिंग 10,000 की है लेकिन एक्चुअली वो 1,000 की है और 1 लाख की है, ठीक है, तो इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो गया? नहीं। अगर उन्हें लगता है कि कोई पेंटिंग है पर एक्चुअली वो पेंटिंग है ही नहीं, मतलब दैट पेंटिंग हैज बीन सोल्ड और लॉस्ट और कुछ ऐसा, उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी स्टोर में है पर वो एक्चुअली है नहीं, तब यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है उसकी एग्जिस्टेंस को लेके ही सवाल है। वो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता। लेकिन अगर प्राइस को लेके है तो भाई प्राइस तो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, वो मटेरियल फैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। देखिए इसका एक दूसरा एग्जांपल, ए अग्रीज टू सेल बी, ठीक है, a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay। ठीक, अब ए जो है वो बी को भाई अग्रीमेंट करता है उसके साथ कि भाई उसको एक गुड्स, एक सर्टेन टाइप के गुड्स देगा, सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे। जैसे वो इंग्लैंड से आ रही है गुड्स जो है, कार्गो से जब वो गुड्स आ रहे हैं तो वो जैसे इंग्लैंड से बॉम्बे आएंगे वो बी को बेचेगा। ठीक है, अब होता क्या है, बिफोर द बार्गेन वाज मेड द शिप हैज संक एंड द गुड्स वर लॉस्ट। अब बार्गेन कंप्लीट होते उसके पहले ही शिप डूब चुका था, लेकिन देखिए द कैच होता क्या है यहाँ पे, नीदर ए नॉर बी न्यू द शिप हैज संक। अब ए और बी दोनों में से किसी को नहीं पता था कि इस बारे में कि ऐसा है कि शिप जो है वो तो डूब चुका है, मतलब जो गुड्स आने थे वो ऑलरेडी खो चुके हैं, इस बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। म्यूचुअल मिस्टेक, बाइलेटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी को गलत फहमी हो गई। तो जब दोनों पार्टी से कोई गलत फहमी हो गई और किस चीज को, किसी ऐसी चीज को जो कि कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एसेंशियल है, मतलब क्या था कि भाई वो गुड्स वो तब सप्लाई करेगा बी को जब इंग्लैंड से बॉम्बे वो सप्लाई आ जाएगा, उसके पास वो गुड्स पहुंच जाएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं सकते क्योंकि शिप ही डूब चुकी है। उस केस में क्या होगा, द अग्रीमेंट इज नाउ वॉइड।
ठीक है, यहां अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस गुड्स के बारे में था वही अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो मटीरियल फैक्ट होना चाहिए। मटीरियल फैक्ट का सिंपल सा मतलब है समथिंग विच इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अदर देन दैट उसके प्राइस से, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड। अब जैसे मान लीजिए इसी केस में होता है कि पहुंच जाता है पर जिस क्वालिटी का चाहिए था वो नहीं है। अगर उस केस में जिस क्वालिटी का ये लोग को चाहिए था वैसा नहीं होता है, तो यहाँ पे अब क्योंकि इनको क्वालिटी के रिगार्डिंग गलत फहमी हुई है, लेकिन ए और बी को दोनों नहीं पता था कि भाई इन्हें मान लीजिए इसमें अगर जिस क्वालिटी का आ रहा था प्रोडक्ट, उन्हें क्वालिटी ए चाहिए थी लेकिन इनके पास क्वालिटी सी इन्हें मिली है। ठीक है, अब ए और बी दोनों को नहीं पता था कि जो प्रोडक्ट्स जो सप्लाई इन्हें मिल रहा है वो जो है जिस क्वालिटी का चाहिए था वो नहीं है। यहाँ भी गलतफहमी हुई दोनों को, लेकिन क्वालिटी को लेके। इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस पे हुआ कि भाई सामान तो पहुंचा ना, जिस चीज को लेके था, क्वालिटी डिफरेंट हो गई, तो यहाँ पे इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, द कैच टू अंडरस्टैंड इज की एग्जिस्टेंट so important that it is important for the contract to exist. The fact so important that the contract may not exist had the fact not been there. लेकिन अगर उसके अलावा कोई फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, देखिए एक केस है तारसेन सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ लैंड। ऑलराइट, however they were mistaken about the area of the land. अब लैंड को लेके हो तो गया अग्रीमेंट, लेकिन उसका एरिया कितना होगा बीइंग सोल्ड पर यूनिट, मतलब क्या रेट होगा बेसिकली, वो जो है उस चीज को लेके कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द मिस्टेक वाज म्यूचुअल, ठीक है, एंड रिलेटेड टू एन एसेंशियल फैक्ट द एरिया एंड प्राइस कैलकुलेशन देयर वाज नो रियल अग्रीमेंट। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अब जिस लैंड को लेके आप कह रहे थे, जिस लैंड को मान लीजिए खरीद बेचने की बात हो रही थी, उसके रेट से ही तो होगा उसका कैलकुलेशन। जितना यूनिट है उसका जितना रेट है तो उससे उसका प्राइस निकाला जाएगा। प्राइस इक्वल टू व्हाट? जब रेट को ही लेके कंफ्यूजन है तो फिर कैसे कैलकुलेट हो सकता है उसका प्राइस टोटल कितना होगा? और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दिस प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना प्राइस पे करना है ये तो जरूरी है ना, कितना प्राइस पे करना है कैसे पता चलेगा जब तक रेट ही नहीं पता है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए ये होना जरूरी था, रेट पता होना जरूरी था, जो कि नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, देयर वाज अ मिस्टेक, म्यूचुअल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक रिलेटेड टू द एसेंशियल फैक्ट, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब आ जाते हैं, देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ पे। अभी हमने क्या बात की, बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 20 में देखा बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अभी जस्ट जब डिस्कसिंग व्हाइल डिस्कसिंग मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने डिस्कस किया इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, इसका क्या है, देखिए प्रिजम्पशन एवरी इंडिविजुअल इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। भाई आपको अपनी कंट्री के लॉस पता होने चाहिए, ये फॉरेन लॉ के साथ नहीं है। आपको नहीं पता है, अमेरिकन लॉ नहीं पता, कैनेडियन लॉज नहीं पता है, चलिए पाकिस्तान के भी नहीं पता है, दैट आल्सो इज एक्सेप्टेबल। पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको इंडिया नहीं, आप ये कह ही नहीं सकते कि भाई मुझे नहीं पता था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल करूंगा तो मुझ पे इसकी लाइबिलिटी बनेगी, ब्रीच के लिए मुझ पे कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, या मुझे उसका परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये आप बोल ही नहीं सकते हो। ये लॉ, ये प्रिजम्पशन, ये इरिबटेबल प्रिजम्पशन, ये प्रिजम्पशन मान के चलता है कि भाई आप जिस कंट्री के हो आपको बेसिक लॉज वहां के पता है। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड आपको पता होनी चाहिए। इसका डिफेंस लेके कि भाई मुझे लॉ नहीं पता था, मिस्टेक ऑफ लॉ है, पर्सन कैन नॉट एस्केप देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। आप इसका डिफेंस ले ही नहीं सकते, ये बोल ही नहीं सकते कि गलती से हो गया था मुझे, क्योंकि पता ही नहीं था, मुझे लॉ ही नहीं पता था। अब आप ये नहीं कह सकते, आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। ठीक है, आपको जब कहा गया कि एक्सीडेंट के लिए आप कॉम्पनसेशन दो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई कार जो है वो लेफ्ट से चलानी होती है, मैं तो राइट से चला था, मुझे ये बात पता ही नहीं है। हाउ कम यू डोंट नो अबाउट इट? इज इट इवन पॉसिबल? हमें सबको छोटे से भी पता था लेफ्ट से चलो, लेफ्ट से चलो, लेफ्ट से चलो, ये बात सबको पता होती है। तो यू कैन नॉट टेक दैट डिफेंस कि मुझे पता नहीं था कि लेफ्ट से चलना होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। आपकी लाइबिलिटी बनेगी
बाहर होता है, दूसरी कंट्रीज में होते हैं ये चीजें कि भाई आप राइट से चलो, ये होता है, पर इंडिया में नहीं है ये चीज, आपको पता है। तो आपको लॉ ऑफ द लैंड जो है वो पता होना चाहिए, इसका आप डिफेंस नहीं ले सकते। अगर a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law course in India, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा, voidable नहीं होगा तो क्या मतलब है, इसका इम्प्लीकेशन क्या निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ठीक है, क्योंकि void तो हमने देखा, void क्या हो रहा है, वो मिस्टेक, बायलेटरल मिस्टेक से हो जा रहा है, वो तो void एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, मिस्टेक ही हो गया भाई, जिस फैक्ट को लेके करना था जब वही गलत समझ लिया दोनों ने, तो वहां तो मिस्टेक हो गई, तो void ही हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये नहीं मान के चल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट इससे वॉइडेबल हो जाए, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एब्सोल्युटली वैलिड है। इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन लॉ, यू आर स्टिल बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसकी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अब इसका एक एक्सेप्शन क्या है, दैट मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग मिसलेड अबाउट द लॉ बाय द अदर पार्टी। मतलब ये कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक अलग चीज हो गई, मतलब आप कानून को आपने कहा उसी का सहारा ले रहे हो कि मुझे यही नहीं पता था कि ऐसे है, गलत समझ लिया, नहीं, ये नहीं, इसकी डिफेंस तो नहीं मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि उस कानून को मिस इंटरप्रेट करके किसी ने आपको समझाया, गलत तरीके से समझाया अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, तो उसका डिफेंस मिलेगा कि मिस इंटरप्रेट किया गया था, किसमें, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब अगर इंटेंशन भी है फ्रॉड करने का, तो यहाँ फ्रॉड फ्रॉड आ जाएगा, देखिए, मिस्टेक ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग मिसलेड अबाउट द लॉ बाय द पार्टी व्हिच माइट फॉल इनटू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर डिसेप्शन का इंटेंट है तो फ्रॉड, और अगर नहीं है, गलती से गलत समझा दिया, जैसे हमने पॉजिटिव पोजीशन पढ़ा था कि आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो आपको लगता है सही है पर एक्चुअली वो सही नहीं है, तो वैसा कुछ है अगर, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन, या अगर आपका डिसीव करने का ही इंटेंशन है उसी वजह से कि भाई वो धोखे में आके मुझसे कांटेक्ट कर ले, इस इंटेंशन से उसे गलत समझा रहे हो, तो वो फ्रॉड में आ गया, ठीक है। देखिए जैसे मैंने फॉरेन लॉ का बताया, अब फॉरेन लॉ का ये है कि फॉरेन लॉ आप नहीं जानते हो चलेगा, तो मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया, ठीक है, इज ट्रीटेड डिफरेंटली, क्या है, इट इज ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज पर सेक्शन 20। मतलब क्या, अगर हम कह रहे हैं कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हमने क्या कहा भाई, देखिए, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें दो चीजें आ गई, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ, दोनों, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन लॉ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड है, देखा, ठीक है, वॉइडेबल नहीं है। जब हम फॉरेन लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज पर सेक्शन 20। सेक्शन 20 में हमने क्या लिखा था कि बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड अग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे फॉरेन लॉ का अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, ये जो है एक इंपोर्टर है और सी जो है एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये हो गया इंपोर्टर और सी जो है वो एक्सपोर्टर, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ए और सी टेक्सटाइल को लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है कि जिस रेट ऑफ टैक्सेस पे इंपोर्ट होना था या इंपोर्ट होने प्रोडक्ट्स, वो जो है ए को सी ने बताया, चाहे गलती से बताया, जानबूझ के बताया, या ए को लगा, ए को खुद से लगा कि जो रेट है वो 20% है, ठीक है, जो टैक्सेस इंपोज होंगे वो 20% है, जबकि एक्चुअली ये जो है ये है 50%, इसे लगा, ए को ऐसा लगा, ए इंपोर्टर है, ठीक है, ए को लगता है कि जब ये इंपोर्ट कराएगा सी से तो इस पे 20% टैक्स लगेगा, जबकि एक्चुअली 50% लगता है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे मिस्टेक जो है 50% कहाँ, इस कंट्री में जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वहीं पे उतना इम्पोज किया जाता है, ठीक है। इस चीज की अगर जानकारी नहीं है आपको तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, नहीं,
आपको अपनी कंट्री का सब पता है, बाहर की कंट्री का नहीं पता है चलेगा, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीधे सीधे वॉइड। देखिए क्लियरली लिखा है, बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन अबाउट अ फॉरेन लॉ एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, द अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि nobody is expected to be an expert on the law of every country। भाई एक्सपेक्टेड ही नहीं है, पॉसिबल ही है, हो ही नहीं सकता हर इंसान को हर कंट्री का लॉ पता हो, नहीं नहीं हो सकता है। आपको कि सारी कंट्रीज का पता है, नहीं, आपको अपनी कंट्री के, लेकिन हाँ अपनी कंट्री के पता होने चाहिए, और बाहर के भी अगर जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखोगे, लेकिन देन टू वो नहीं पता है आपको, तो उसका एक्सक्यूज है, यू कैन नॉट से कि आपको यहाँ का नहीं पता। ठीक है, देखिए आप एग्जांपल देखिए, ये लॉ पहले ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन एरोनस बिलीफ। ठीक है, एरोनस बिलीफ मतलब उन्हें, उनका ओपिनियन, उनका मानना जो है वो गलत है, उन्हें लगता है ऐसा, गलत लगता है दैट अ पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, की एक सर्टेन तरीके का अब डेट जो है वो बाहर हो गया, मतलब अब उसका रीपेमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। क्यों? क्यों? द पार्टीज मस्ट फुलफिल द अग्रीमेंट डिस्पाइट देयर लीगल मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों, क्या रीजन है? नॉट वॉइडेबल का क्या मतलब, जहाँ पे नॉट वॉइडेबल कह रहा है तो हम सेक्शन में भी देखा, तो क्या मतलब, इसका मतलब तो गया वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि जिस चीज के बारे में आप इंडियन लॉ की बात कर रहे हो, आप इंडियन लॉ में किसी डेट की बात कर रहे हो, आपको इंडियन लॉ के बारे में ही नहीं पता है, तो इंडियन लॉ आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बल्कि वैलिड होगा, और उनको अपना जो भी ड्यूटीज है वो फुलफिलमेंट अपना करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी ही गलतफहमी क्यों ना हो, कितनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यही अगर बाहर के लॉ का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ट्रीट किया जाएगा, मतलब वॉइड। ठीक है, जैसे देखिए जो एग्जांपल मैंने दिया, ए एग्रीज टू सेल गुड्स टू बी इन लंदन। ठीक है, both mistakenly believing that British import laws allow such goods without a license। दोनों को ये लगता था भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 20% और 50%, और ए और बी दोनों को लगता था कि भाई 20% है, एक्चुअली 50% है। जो कंट्री है एक्सपोर्ट जो जहां से हो रहा है, वहां दोनों को लगता था कि 20 है, लेकिन एक्चुअली 50 है, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये जो है बाहर के लॉ का गलत हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दिया कि भाई इनको लगता है कि एक ए और बी के बीच जो अग्रीमेंट हुआ कि वो लंदन में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, तो भाई अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें दोनों को ये चीज लगती थी कि बाहर में लंदन में जो है वो ब्रिटिश लॉ जो है वो लाइसेंस रिक्वायर नहीं करते हैं, जबकि ये मिस्टेकन भी एक्चुअली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ व्हिच इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, व्हिच मींस कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। अब हमने सेक्शन 20 में देखा, हमने देखा मिस्टेक को अगर हम कैटेगराइज करें, देखिए मिस्टेक क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी दो कर दीजिए, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ को भी दो कर दीजिए, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। ये ऐसे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। तो हमने बाइलेटरल में क्या देखा, सेक्शन 20। ठीक है, बाइलेटरल में हमने देखा कि भाई अगर बाइलेटरल मिस्टेक है तो वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, यूनिलेटरल हम सेक्शन 22 में देखेंगे। अब हमने मिस्टेक ऑफ लॉ का इंडियन और फॉरेन ये दोनों पढ़ा सेक्शन 21 में, जिसमें हमने क्या देखा, इंडियन लॉ में वैलिड है, फॉरेन लॉ में वॉइड है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन 22 जो कि यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करता है। तो यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी गलत कर रही है, वन साइड एरर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable नहीं होगा merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as per matter of fact। ठीक है, अब किसी एक पार्टी ने गलत समझ लिया, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट जो वो एंटायरली वॉइड है, नहीं वॉइडेबल है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वहां वैलिड होगा। आपने गलत समझा ना, ये आपकी गलती है, यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, यू शुड हैव आस्क्ड मोर
क्वेश्चंस, यू शुड हैव बेटर ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। आपने कोशिश करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की, गलती आपकी है। आपकी गलती की वजह से सजा हमें भी क्यों मिले? तो कॉन्ट्रैक्ट उस केस में जो है वैलिड होगा। देखिए क्या है, सब्जेक्टिविटी, ओनली वन पार्टी इज लेबलिंग अंडर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक पार्टी की गलती है। वैलिडिटी, अनलाइक सेक्शन 20 वेयर बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन, ये बायलेटरल मिस्टेक की बात करता है। सेक्शन 22 कीप्स द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड बाइंडिंग, अनलाइक 20 में क्या हो रहा है, वो तो वॉइड हो गया क्योंकि दोनों पार्टी ने मिस्टेक कर, अब जब पूरी तरीके से गलत ही पे बेस कर दिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक पार्टी की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड, जैसा जैसा लिखा है आपको, आपकी गलत फहमी उसको क्लैरिफाई कर आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। रैशनल मतलब रीजनिंग, ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए अब जब हम कह रहे हैं कि दो पार्टी की वजह से, दो पार्टी का गलत कर दिया तो हमने उसे वॉइड कर दिया, पर एक पार्टी गलत करी तो हमने उसे वैलिड कर दिया, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब एक पार्टी भी गलत हुई तो भाई मिसअंडरस्टैंड तो किया ना उसने, तो हमें उसे भी वॉइड करना चाहिए था, उसके पीछे का रीजन। सेक्शन प्रोटेक्ट्स द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर पार्टी। भाई आपने गलत समझा, मैंने कहा नहीं था गलत, या दोनों की गलती नहीं थी, मैंने बहुत क्लैरिटी से बात कही थी अपनी, मैंने अपनी क्लैरिटी की वजह से आपने जब हाँ किया मुझे तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन हो गई, ठीक है, कि भाई हम इस तरीके से करेंगे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फुलफिल होगा, मैंने मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक एक्सपेक्टेशन हो गई। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डील सिंपली बिकॉज यू फेल्ड टू डू योर वर्क। आपने गलत समझा ना, मेरी तो गलती ही नहीं है। देखिए डिफरेंस यही रहता है बायलेटरल यूनिलेटरल में, ठीक है, बायलेटरल इज फॉर टू, यूनिलेटरल इज वन, ये तो एक सिंपल सी चीज है ही है। पर उसमें वर्ड और इसमें वैलिड करने का रीजन क्या है? रीजन इसका सिंपली ये है कि भाई बायलेटरल में दोनों पार्टी से मिस्टेक हो गई है, कि दोनों ने गलत समझ लिया, और क्योंकि जब वो दोनों ने गलत समझ लिया तो कंप्लीटली वो एक एरोनियस बेस पे हो गया, ठीक है, कंप्लीटली फॉल्टी हो गया वो, तो वहां उसे हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मतलब मैंने अपनी बात क्लियरली कही, बिल्कुल क्लियरली कही। आप देखिए सेक्शन 20 में क्या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत रीजन हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों पार्टी को गलतफहमी हुई। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करने वाली दो पार्टी, अब जब दोनों को गलतफहमी हुई तो देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, राइट। लेकिन जब हम यूनिलेटरल की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट इसकी, मैंने तो अपनी बात बहुत क्लियरली कही आपसे, मैंने हर चीज बताई आपको, जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने क्लैरिटी से सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद आपने हाँ था। मैं तो इफ यू आर कंसेंटिंग टू मी तो मैं तो यही मान के चलूंगी कि आपने सारी बात समझ के, सोच समझ के तब हाँ करा है। तो अगर आप जब मुझे कंसेंट दे रहे हो तो उस कंसेंट के बाद मेरी आपसे कुछ रीजनेबली एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। अब उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, रिगार्डलेस ऑफ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने गलत समझा, आपकी गलती है। इस कॉन्ट्रैक्ट को इसकी वजह से हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते। यू फेल टू डू योर पार्ट, आपकी गलती, ठीक है। देखिए सेक्शन 22 के कुछ कॉमन एग्जांपल्स जैसे कि क्या हो सकते हैं, मतलब किस तरीके की मिस्टेक को हम यूनिलेटरल मिस्टेक में काउंट करेंगे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही रह रहा है, जिसके बावजूद भी। जैसे क्या हो सकता है, मिस्टेक ऑफ वैल्यू, गलत समझ लिया, ठीक है, प्राइस उसका वैल्यू गलत समझ ली, क्वालिटी की गलती हो गई, या कोई एरर हो गया उसको पढ़ने में समझने में कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो जब एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होगा तो वो वैलिड है। अब देखिए क्या है कि भाई सेक्शन 22 states the contract is not voidable merely because of a unilateral mistake. It can become void avoidable if other factors are present. जैसे कि सेक्शन 22 ने क्या कहा है, सेक्शन 22 देखिए अगर हम पढ़ें, सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 reads as a contract is not voidable, ठीक है, merely because, not voidable, ठीक है, इसलिए merely टर्म यूज किया है। merely का क्या मतलब होता है, ओनली, वी नो दैट merely मींस ओनली, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा merely because it was caused by one of the parties, सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता वॉइडेबल कि एक पार्टी ने मिस्टेक करी, ठीक है,
सिर्फ इस वजह से, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके साथ जुड़ जाते हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं जब जिन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो सकता है। ठीक है, वो क्या है, मेयरली लिखा है वो चीजें की, इसीलिए लॉ में कहते हैं हर टर्म का अपना मीनिंग होता है, एवरी कॉमा एवरी पंक्चुएशन हैज इट्स ओन मीनिंग, तो दैट मेयरली हमने जनरल रूल तो पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई यूनिलेटरल मिस्टेक जो है वो वैलिड होगा, लेकिन सिर्फ कह रहा है कि एक पार्टी से अगर मिस्टेक हुई है तो नहीं, उसके साथ अगर कुछ और चीजें जुड़ जाएं तो हो सकता है। जैसे देखिए आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, मतलब if A intends to contract B but mistakenly contracts with C, ठीक है, now C knows this, the contract is void। इसका देखिए ये केस है, केस जजमेंट है कांडी वर्सेस लिंडसे, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था गलती से कॉन्ट्रैक्ट ही किसी और के साथ कर लिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि भाई क्योंकि गलत कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गलत इंसान से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब इफ एन इलिटरेट पर्सन इज told that they are signing a power of attorney but is actually sealed, it is void। देखा जाए तो भाई ये क्या है, ये तो आप उससे फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, आप उसको झूठ बोल के जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, या मान लीजिए देयर इज दिस ब्लाइंड पर्सन, उससे किसी पे साइन करवा लिया, तो ये सब तो फ्रॉड में हो गया। इसलिए ये सारी चीजें देखिए इसमें लिखा भी है, इंड्यूस्ड मिस्टेक इफ द अदर पार्टी कॉज द मिस्टेक थ्रू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, नाउ दिस केस स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस, सो इस केस में क्या हुआ कि भाई अ बायर बॉट अ पार्सल ऑफ ओट्स, ओट्स खरीदे, ओट्स खरीदने के बाद उन्हें लगा कि वो पुराने ओट्स है जबकि एक्चुअली वो नए ओट्स थे, ठीक है, बिलीव इट टू बी ओल्ड ओट्स जबकि एक्चुअली दे वर न्यू ओट्स। नाउ सेलर को पता था, सेलर को पता था, पर सेलर ने कुछ भी कहानी बताया नहीं, ठीक है, बस उनको सैंपल दिखाई दे दिया, बताया नहीं कि नया है या पुराना है। अब जो बायर उसको चाहिए तो पुराना था, मिल नया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड, क्यों, क्यों, क्योंकि even though the buyer was under a unilateral mistake, the seller had no duty to correct the buyer's internal assumption। उसने अज्यूम कर लिया, उसने पूछा भी नहीं, ठीक है, और हम यहाँ पे बायर बिवेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि आप उस चीज को जानो समझो देखो, अगर आप नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है, सामने वाले की गलती नहीं है। जब सेलर हैड नो ड्यूटी, हमने ड्यूटी टू स्पीक पढ़ा था कि भाई जो सेलर है वहां पे उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है बताना, वो क्यों बताएगा, उसको बेचनी है अपनी चीज, आपकी ड्यूटी थी, यू डिड नॉट, यू जस्ट अज्यूम्ड इट टू बी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, यू डिड नॉट इवन आस्क अबाउट इट, ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पूछा तो ये आपकी गलती है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो अगर हम इसे समराइज करें, देखिए सेक्शन 20 बात करता है बाइलेटरल, ठीक है, सेक्शन 22 बात करता है यूनिलेटरल मिस्टेक, वाइल सेक्शन 21 बात करता है, अगर लिखिए ऐसे, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो चार्ट मैंने सिंपली पहले बनाया था, अगर हम इसे इस तरीके से अभी पूरे फ्री कंसेंट के सेक्शंस को अगर हम समझने के लिए इसे करें, देखिए सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की, जिसमें हमने कंसेंसस एड इडम पढ़ा था, मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसी से रिलेटेड आ गया फ्री कंसेंट, ठीक है, जो कि 14 में दिया हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा 14 में हमने पढ़ा कि भाई कब कब किन किन तरीकों से फ्री कंसेंट नहीं होगा, और फ्री कंसेंट कब नहीं होगा एक एक करके हमने इन सेक्शंस में देखा, ठीक है, फ्री कंसेंट। अब बात आते हैं सेक्शन 15 कोअर्जन, जब कोअर्जन से होगा तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन,
19 और 19A में 19 एंड 19A 19 and 19A effect of coercion, fraud, misrepresentation 19 में and undue influence 19A में. ठीक है, होता क्या है, void बन जाता है. ये देख लिया, ये हमने इतना देखा. अब आते हैं मिस्टेक पे. सेक्शन 20 बात करता है. अब अगर मिस्टेक को सिर्फ कैटेगराइज करें ऐसे, मिस्टेक, ठीक है, इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ में भी दो तरीके के हो जाएंगे, इंडियन लॉ एंड फॉरेन लॉ. अब इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ दोनों की बात, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ जिसका की इफेक्ट क्या होता है इन दोनों में, इसकी बात की गई है सेक्शन 21 में. सेक्शन 21 बात करता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हो इंडियन लॉ का तो वैलिड होगा, फॉरेन लॉ का तो इसका इफेक्ट सेक्शन 20 की तरह होगा, यानी बायलेटरल मिस्टेक की तरह, यानी कि वॉइड होगा वो. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने देखा दो तरीके का, बायलेटरल और यूनिलेटरल. ठीक है, बायलेटरल दिया हुआ है सेक्शन 20 में, यूनिलेटरल दिया हुआ है सेक्शन 22 में. नाउ विद दिस हमने फ्री कंसेंट के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है. ठीक है, फ्री कंसेंट का पूरा टॉपिक, यानी कंसेंट से अगर हम देखें सेक्शन 10 में देखिए दिया हुआ है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जिसमें कुछ एसेंशियल समय दिए हुए, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंजर्वेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये चीजें दी हुई है. तो हमने उसके बाद फिर सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी दी हुई है, जिसको एक एक करके समझा, माइनॉरिटी क्या होती है. फिर सेक्शन 12 में दिया हुआ है अनसाउंडनेस, वो समझा अनसाउंडनेस क्या होता है. इसके बाद फिर डिसक्वालिफाइड किसे कहते हैं, उनमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे. 13 से आता है कॉन्सेप्ट कंसेंट का पूरा, सेक्शन 13 में. अब अगर विच इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा, ये पूरा इस तरीके से इसको पूरा जो देखिए यहाँ कैप्चर कर लीजिए, ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है फ्री कंसेंट के बारे में. तो ये दिस इज अ वेरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको छोटे में मैंने आपको पूरा फ्री कंसेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया. सेक्शन 13 में हमने बात करी कंसेंट की, जिसमें हमने देखा कंसेंसस एड इडम की बात आती है कि मीटिंग ऑफ द माइंड्स मीन टू पार्टीज शुड अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. आपने सेम चीज के बारे में सेम चीज समझी, यही जब नहीं समझते हैं हम तो यहाँ मिस्टेक का कॉन्सेप्ट आ रहा है. इसके बाद आता है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट में आपने देखा कंसेंट का फ्री नहीं होगा, और उसके अंदर जितने फैक्टर्स दिए हुए थे कि जिन चीजों की वजह से कंसेंट फ्री नहीं होगा, जैसे कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सबको हमने एक एक करके सेक्शंस में देखा. सेक्शन 15 में कोअर्जन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन. 19 और 19A में दिया हुआ है कि इनका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा. तो 19 बात करता है पहले तीन की, जिसमें वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और 19A बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, जिसमें भी वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल क्या होता है ये भी हमने समझा कि वैलिड और वॉइड के बीच का एक सिचुएशन है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीव्ड पार्टी है, यानी कि जो विक्टिम है, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, ईदर टू वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 20 से लेकर 22 तक का कॉन्सेप्ट, जो कि बात करता है मिस्टेक की. नाउ मिस्टेक इज अगेन ऑफ टू काइंड्स, ब्रॉडली कैटेगराइज, जैसे हमने डिस्कस किया था, इग्नोरेंशिया, फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया, ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट. ठीक है, तो फैक्ट की अगर हम बात करें विच इज गिवन अंडर सेक्शन 20 एंड 22, दो तरीके के हो गए. 20 में बात करता है बायलेटरल मिस्टेक, यानी कि दोनों पार्टी से मिस्टेक हो गई है. ठीक है, किसी एसेंशियल फैक्ट को लेके. एसेंशियल फैक्ट मतलब कोई मटेरियल फैक्ट है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. नॉट अबाउट नॉन मटेरियल. ठीक है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड हो जाएगा. देन कमिंग टू हम बात करते हैं सेक्शन 22 में दिया हुआ यूनिलेटरल. यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी के एंड पे मिस्टेक हुई है, तो एक पार्टी के एंड पे मिस्टेक हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. क्यों? द रीजन इज बिकॉज आई हैव डन ऑल माय, I have done all my things, all my part very
करेक्टली जैसे आपको चाहिए था, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने जितने क्वेश्चंस पूछे, आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग टू यू। ठीक है, मेरे पार्ट पे मेरा जो भी चीजें बताने को थी मैंने सारा कुछ करा, आपने जो कहा मैंने वैसे किया। अब यू कंसेंटेड टू दैट। ठीक है, आपके हाँ करने के बाद मेरी एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो गई आपसे, जो कि जिस उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके है। तो merely because, merely now here the term merely, ठीक है, merely because you were on a you did a mistake on your part, हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं, ये वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे म्योरली की बात की है, सिर्फ मिस्टेक की बात की है, इसके साथ कुछ और चीजें अगर जुड़ जाती हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट साथ, जैसे आइडेंटिटी गलत समझ ली या ऐसा कुछ, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल हो सकता है। ठीक है, नाउ अब है सेक्शन, ये हमने पूरा देख लिया। अब बचा मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि सेक्शन 21 में है, जिसमें दोनों की बात की गई है, इंडियन लॉ का मिस्टेक और फॉरेन लॉ का मिस्टेक, दोनों में। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, फ्री कंसेंट। इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है वॉइड नहीं, तो और मिस्टेक का सेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब फ्री कंसेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से आता है कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन का। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होगा? सो कंसिडरेशन सेक्शन को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना जरूरी है कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन के लिए एक लाइन होती है, क्विड प्रो क्यो मैक्सिम। मतलब ये क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंज में मिली, अग्रीमेंट के एक्सचेंज में मिली है। ठीक है, हमने देखा था कि अग्रीमेंट में कंसिडरेशन जुड़ता है, तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होने के बाद दिस बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो कंसिडरेशन होता क्या है बेसिकली, देखिए कंसिडरेशन क्या है? एनीथिंग व्हाट यू गेट, कुछ भी। जैसे एक एग्जांपल अगर लेते हैं, ए और बी। ठीक है, ए ने बी को कहा कि भाई इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 kgs ऑफ राइस, ठीक है, फॉर अमाउंट 10,000, ये हुआ। ठीक है, नाउ इस केस में क्या होता है, आप दो चीज सकते हैं कि पार्टीज इंस्टेंटली परफॉर्मेंस कर दे, ए पहुंचवा दे, बी तुरंत पैसा दे दे, या ऐसा हो सकता है कि ए पहले दे दे, बी बाद में दे पैसा, या पहले हो सकता है कि बी ने पहले पैसा दिया हो, ए को बाद में गुड्स डिलीवर करने, बहुत केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के लिए, ए के लिए और बी के लिए, कंसिडरेशन क्या होता है कि भाई उसके अग्रीमेंट के एक्सचेंज में आपको जो कुछ मिल रहा है, तो ए के लिए, फॉर ए हु इज द प्रोमिसर, ठीक है, कंसिडरेशन क्या है? दिस अमाउंट, जो अमाउंट उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है, व्हाट यू गेट, समथिंग इफ यू आर गेटिंग इन एक्सचेंज ऑफ दिस अग्रीमेंट, ये इसके लिए हो गया कंसिडरेशन। और बी के लिए क्या है? बी के लिए राइस, ये है। अब यहाँ मान लीजिए इसी में क्या होता है कि ए कहता है कि भाई ठीक है, बी पहले कहता है कि काम करो, आप मुझे सैंपल के लिए 5 kgs भेजो, और मैं तुमको, अगर मुझे पसंद है तो तुमको टोकन अमाउंट पहले दे दूंगा 1,000 रुपीज, उसके बाद फिर हम, मुझे प्रोडक्ट पूरा डिलीवर, गुड्स डिलीवर करना और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसने सैंपल के तौर पे जो राइस भेजा 5 kg, ठीक है, सैंपल 5 kg, और इसने टोकन अमाउंट दिया 1,000। ठीक है, तो अब इस केस में टोकन अमाउंट ए, ये तो सैंपल इसने भेजा, ठीक है, अब ए को जो इसने टोकन अमाउंट 1,000 दिया, ये इसके लिए कंसिडरेशन हो गया, ये कंसिडरेशन हो गया। और बी के लिए क्या है? ये राइस जो है, मतलब एनीथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है करोड़ का, आपने टोकन वैल्यू दी 100 रुपए, तो वो इनएडिक्वेट है, वो वैलिड नहीं होगा। अब उसको भी इसकी इनएडिक्वेसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो, उसको हम कंसिडरेशन कह रहे हैं। हमने डेफिनेशन देखी थी कंसिडरेशन की, बिफोर रीडिंग द सेक्शन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसिडरेशन। हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था ऑलरेडी, बट फिर से एक बार कर लेते हैं, डेफिनेशंस पे जाते हैं।
अगर हम 2D देखें, व्हेन, अब क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रोमिसर के कहने पे, ठीक है, सबसे पहले प्रोमिसर, तो अगर हम इस एग्जांपल से चलो लेके चलते हैं यहाँ पे, तो प्रोमिसर कौन है, ए, प्रोमिसर के कहने पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी ने इसको दिया पैसे दिए, इसने कहा टोकन अमाउंट ठीक है 1,000 रुपए दिए या 10,000 करना तो पूरे पेमेंट, प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी या कोई और आदमी जब कुछ करे, ठीक है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तीनों चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी थी, डन और एब्सटेन, कुछ कर दिया या नहीं किया, ठीक है, उसने कहा कि भाई आप पहले पैसे दो, मान लीजिए ये ने कहा कि पहले पैसे दो, तो इसने इसको 10,000 रुपए दे दिए, देन दिस अमाउंट इज, ऐसा करते हैं डेफिनेशन से एक एक करके समझते जाते हैं इसको, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ये है कितना 100 kgs ऑफ राइस फॉर अमाउंट 10,000, ठीक है, ये है। अब क्या होता है, प्रोमिसर ने कहा ए ने कहा बी को, उसके कहने पे बी, मतलब प्रोमिसी या कोई और आदमी, मान लीजिए इसका एजेंट है अगर एक्स, वो, ठीक है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, पहली चीज, पहला केस क्या है, डन और एब्सटेन्ड, मतलब अगर ये ने कहा कि पहले मुझे पैसे दो उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी होगी, ठीक है, मतलब पेमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ एडवांस पे, तो ये ठीक है, ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया, डन और एब्सटेन, कर दिया पहले, तो ये कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, दूसरा डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग मतलब करता है या नहीं करता है, मतलब इसने एट द सेम टाइम ये हो रहा है, बी ने दिया, ये हो गया पास्ट की बात, ठीक है, पेमेंट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पेमेंट मतलब इधर गुड्स दिए इधर पैसा मिला, ठीक है, और थर्ड क्या है, promises to do or to abstain from doing something, मतलब कहता है कि ठीक है तुम मुझे, सभी कहता है कि तुम मुझे सामान, ये कहता है कि पहले सामान डिलीवर होगा उसके बाद पैसे मिले दिए जाएंगे, ठीक है, अरे आप पहले सामान ले लो उसके बाद पैसे पेमेंट करना, ये होता है, सो फ्यूचर पेमेंट जो है, मतलब ये फ्यूचर में हो गया, अब प्रॉमिस टू पे, ठीक है, पहले सामान ले लो उसके देना भी हाँ हाँ ठीक है पहले प्रोडक्ट कुछ डिलीवर कराइए, तो ये तीन केस में सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, यहाँ पे क्या है, एक्ट है, पहले एडवांस पेमेंट अगर पास्ट की बात कर रहा है तो पेमेंट, साथ में प्रेजेंट की बात या फ्यूचर मतलब प्रॉमिस करना, ठीक है, तो इस एक्ट को या अगर यहाँ कुछ नहीं करना तो एब्स्टिनेंस को, और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, इसे हम कंसिडरेशन कहेंगे, ये तीन सिनेरियोज हो गए, ठीक है, सो बेसिकली प्रोमिसर के कहने पे, अगर सिंपली इसको समझने के लिए देखें तो प्रोमिसर के कहने पे जब प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई और कुछ करता है पास्ट में या कुछ करता है प्रेजेंट में या कुछ करने का प्रॉमिस करता है, करने या ना करने, एक्ट और एब्स्टिनेंस, इसे, इस एक्ट और एब्स्टिनेंस को हम कंसिडरेशन कह रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि यहां से हमें ये बात समझ आई, हमने देखा कि कंसिडरेशन जो है वो तीन तरह का हो गया, कंसिडरेशन पास्ट भी हो रहा है, प्रेजेंट भी हो रहा है, फ्यूचर भी हो रहा है, तीन तरीके के कंसिडरेशन होते हैं, ठीक है, तो ये था कंसिडरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इनएडिक्वेसी, जैसे मैंने बोला कि अब जैसे 100 केजी के प्राइस के लिए 10,000 डिसाइड हुआ, ठीक है, अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपीस, उसके लिए अमाउंट टोकन अमाउंट देता है सिर्फ 100 रुपए, बहुत छोटा अमाउंट है, इन फ्रंट ऑफ दिस 1 करोड़ रुपीस 100 रुपीस बहुत छोटा अमाउंट है, तो ये टोकन अमाउंट दिया था, इसके बावजूद भी 1 करोड़, मान लीजिए कोई कार थी, लग्जरी कार थी, जो इसका ओनर है, इसने, ये एक्स है जिसने 100 रुपीस टोकन अमाउंट दिया है, एक्स को नहीं बेच के जेड को बेच दिया, ठीक है, नाउ एक्स विल से कि मैंने तो आपको टोकन अमाउंट दे रखा था 100 रुपए, आपने फिर भी किसी और को बेच दिया, यहाँ पे क्या होगा, इसको ये देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, देखिए हम कंसिडरेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने कहीं भी एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं पढ़ा, सिर्फ कुछ भी
एनी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन, इट इज ओनली एनीथिंग, समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट होल्ड्स सम वैल्यू, किसी वैल्यू की कोई भी चीज, कुछ वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू कितनी होगी वो डिफाइंड कहीं नहीं दिया है। तो एडिक्वेट और इनएडिक्वेट डिफाइन कैसे करेंगे? एडिक्वेट या इनएडिक्वेट कहीं डिफाइंड है ही नहीं। एडिक्वेसी क्या तो रीजनेबिलिटी के बेसिस पे हो सकती है, या एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, इसका रेलेवेंस भी नहीं एक्चुअली। कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस में जब कहीं एडिक्वेट यूज ही नहीं किया गया टर्म, तो एडिक्वेसी की कोई रेलेवेंस नहीं है। कुछ भी अमाउंट दैट इज ऑफ सम वैल्यू वो कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन जैसे ये केस में ना कि इसके बावजूद भी इसने किसी को बेच दिया, किसी और को, नाउ व्हेन इट इज अप टू द कोर्ट कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन देखी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए नहीं। लेकिन यही मैटर जब कोर्ट में चला गया कि भाई इन्होंने बेच दिया, तो ये बोले कि मैंने तो टोकन अमाउंट 100 रुपए दिए थे, देन दिस ए विल से कि भाई सर मेरी कार इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज, जिसके लिए इनको 1 करोड़ पे करना था, ये टोकन अमाउंट मुझको 100 देके गए हैं, एंड देयर वाज दिस पार्टी जेड जो कि जिन्होंने इंस्टेंट पेमेंट मुझे कर दिया 1 करोड़, तो व्हाई वुड आई नॉट, ही वाज रेडी टू पे इंस्टेंटली, व्हाई वुड आई नॉट सेल माय कार टू हिम? इस केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये डिसाइड करने के लिए एडिक्वेसी आती है। यहाँ पे कोर्ट उस अमाउंट से डिटरमाइन करता है कि भाई वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो है वो वो तब देखती है एडिक्वेट है या नहीं कंसिडरेशन। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का रोल सिर्फ वही आता है। नाउ कंसिडरेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सेक्शन पे। देखिए रूल क्या कहता है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल मतलब एनफोर्स हो गया, मतलब उसको लेके कोर्ट में जाया जा सके, बोथ क्या कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट बनने का, जिस वजह से बनाया जा रहा है वो लॉफुल जरूरी है। जैसे गैम्बलिंग बैंड है, तो आप गैम्बलिंग को लेके ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो वो तो इनवैलिड हो ही जाएगा, वो तो वॉइड पर से है। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो है वो पहले वैलिड होना चाहिए। किसी इनवैलिड अनलॉफुल, कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाता है तो वो तो इनवैलिड है ही बस से। ठीक है, सेक्शन देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन 23, सेक्शन 23, व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। ठीक है, कब कहेंगे किन कंसिडरेशंस को और ऑब्जेक्ट्स को लॉफुल कहेंगे और किन को कहेंगे कि वो लॉफुल नहीं है। ठीक है, कब कहेंगे? अनलेस, अनलेस भी अगेन इट्स अ टर्म फॉर बट प्रोवाइडेड। ठीक है, इन केसेस में नहीं कहेंगे, कंडीशन इंपोज करना। व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ मतलब, फॉरबिडन बाय लॉ मतलब जब लॉ ही मना करता है भाई कि आप नहीं कर सकते, जैसे मैंने गैम्बलिंग का एग्जांपल दिया। अब गैम्बलिंग जब लॉ ही मना करता है, गैम्बलिंग को लेकर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वही अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया। सेकंड इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ permitted it would defeat the provisions of any law। अगर ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वो क्या करेगा, वो लॉ के अगेंस्ट होगा, वो लॉ के अगेंस्ट होगा। मतलब कुछ ऐसे नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव या ऐसे कंसिडरेशन के साथ जो कि अगर बना तो वो लॉ के ही अगेंस्ट होगा। ठीक है, थर्ड कह रहा है इज फ्रॉडुलेंट। फोर्थ इन्वॉल्व्स एंड इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। किसी को इंजरी इन पर्सन या प्रॉपर्टी इंजरी पहुंचाता है, या फिर द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इन 5 केसेस में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल माने जाएंगे, वही जो है वो लॉफुल नहीं है। क्या क्या है, व्हाट कंसिडरेशन आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो इसमें क्या था, सेक्शन क्या था, प्रोविजन द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, सभी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होंगे इन 5 कंडीशंस के अलावा। क्या, जब फॉरबिडन है लॉ से, या वो जब अगर बना दिया जाए, वो जो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को लेकर बनाया जाए तो उससे क्या होगा, वो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा, या फ्रॉडुलेंट है, या फिर किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाएगा, या फिर वो इमोरल। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे each of these cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful
every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. ठीक है, मतलब ये सेक्शन क्या कह रहा है? इस सेक्शन ने कहा कि इन केसेस में, ये केसेस हैं जबकि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल होंगे इन्हीं कंडीशंस में, और कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जब अनलॉफुल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। देखिए मैगजीन क्या है, एक्सटर्पा कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्टिव, मतलब नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज। आप जो कॉज लेके चल रहे हो वही गलत, तो जब वही गलत है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ही वॉइड हो जाता है। If any part of the consideration or object falls under the forbidden categories of section 23, the agreement is void ab initio. मतलब अगर अग्रीमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो इन कैटेगरीज में फॉल कर जाता है तो वो void ab initio कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझेगा कि अग्रीमेंट ही void ab initio हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके समझते हैं। पहले forbidden by law लिखा है, forbidden by law मतलब क्या हुआ? When it is punishable by the penal law of the country or prohibited by special statutes। मतलब जब लॉ कहता है, जिसमें एग्जाम्पल बताया कि वो नहीं करना है, वो गलत है, आप उसी को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो भाई वो तो फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो वो जो है वो प्रोहिबिटेड ही है, ये वो पनिशेबल है। जैसे एनडीपीएस कहता है भाई क्या क्या आप नहीं कर सकते, एन अग्रीमेंट टू सेल नारकोटिक्स और एन अग्रीमेंट टू कमिट अ रॉबरी। ड्रग्स जो है वो स्मगल करना वो गलत है, ठीक है, एक सर्टेन क्वांटिटी के अबव के बियॉन्ड, पर आप वही करते हो, उसी के लिए एक एग्रीमेंट बना रहे हो, तो वो क्या है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वही अनलॉफुल है, तो वो गलत हो गया, वो फॉरबिडन हो गया, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर से ही वॉइड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? लिख रहा है कि अग्रीमेंट माइट नॉट ब्रेक अ लॉ डायरेक्टली, जैसे सीधे सीधे जरूरी, जैसे मैंने कहा कि भाई ड्रग्स को स्मगल करना वो लॉ मना करता है, ठीक है, आप उसी को लेकर लॉ बनाए तब तो सीधे प्रोविजन के अगेंस्ट ही कर रहे हो। या गैम्बलिंग नहीं करनी है, सीधे उसी को लेकर प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो सीधे प्रोविजन ही आप ब्रेक कर रहे हो। पर कई बार ऐसे अग्रीमेंट हो सकते हैं जो डायरेक्टली प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर उनको परफॉर्म किया जाए तो क्या होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से उस प्रोविजन की इफेक्टिवनेस को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्या है, फ्रॉडुलेंट पर्पस, किसी फ्रॉड करने के लिए बनाया जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए फ्रॉड करने के लिए, वो भी जो है प्रोहिबिटेड है। दूसरा, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी तरीके की इंजरी पहुंचाने के लिए अगर पर्सन को या प्रॉपर्टी को, तो भी वो प्रोहिबिटेड है, वो भी वॉइड हो जाएगा। और लास्ट, इमोरल ऑब्जेक्ट्स, इमोरल पर्पसेस के लिए बनाया जाए तो भी वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, नाउ अब इस सेक्शन में क्या है कि भाई सेक्शन कह रहा है कि if the lawful part of contract can be separated from the unlawful part। सेक्शन 24, नाउ सेक्शन 24 बात करें, सो सेक्शन 23 में हमने देखा कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पर्पस है वो अगर अनलॉफुल है, अनलॉफुल कब होंगे, जो 5 इसमें दिए हुए हैं क्राइटेरिया उसमें फॉल करेंगे तो वो अनलॉफुल हो जाएंगे, उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर से वॉइड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हमने कंसिडरेशन समझा, कंसिडरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी क्या क्या एसेंशियल ये चीज समझिए। नाउ कम्स, ये तो आपने देखा 23 बात करता है कि कंप्लीटली अगर ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन कंप्लीटली उसका अनलॉफुल है। सेक्शन 24 बात करता है पार्शियली अगर
अनलॉफुल है। देखिए क्या कह रहा है, अग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, पार्शियली भी, वो कंप्लीटली, 23 कंप्लीटली की बात कर रहा है, पर 24 बात करता है इवन इफ पार्शियली, अगर आधा भी, थोड़ा भी अगर उसका वॉइड है, अनलॉफुल है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, तो भी अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए, जब एक ही कंसिडरेशन है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए अगर एक ही कंसिडरेशन है, और एनी वन or any part of any one of the several considerations for a single object is unlawful, the agreement is, मतलब कि अगर एक कंसिडरेशन बहुत, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, चलिए एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और उसमें से कोई भी पार्ट अगर अनलॉफुल है, देखिए इफ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, अगर एक ही कंसिडरेशन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, और उस कंसिडरेशन का कोई पार्ट अगर अनलॉफुल हो जाता है, अनलॉफुल है, तो द अग्रीमेंट इज वॉइड। यहाँ पे क्या है भाई, देखिए ऑल और नथिंग रूल क्या है, unlike some sections where you can save the legal part, section 24 generally declares the entire agreement void if the legal and illegal parts are inseparable। भाई कहता है कि अगर आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक कंसिडरेशन है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए है, या बहुत सारे कंसिडरेशन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए, उनमें से कोई पार्ट भी, कोई एक पार्ट भी अगर ऑब्जेक्ट का या कंसिडरेशन का मल्टीपल में से कोई एक पार्ट भी, बेसिकली बस इतनी बात कह रहा है कि उनमें से कोई एक पार्ट भी, मान लो इफ अ कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, या फिर एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ O1 प्लस O2, इनमें से कोई भी, कुछ भी अगर कोई एक पार्ट भी अनलॉफुल होगा, दिस इज एंटायरली अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड। अग्रीमेंट का, कंसिडरेशन का या ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट भी अगर अनलॉफुल होता है, इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन का एक पार्ट फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक पार्ट भी, कंसिडरेशन का एक पार्ट भी, या एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ अ सेवरल कंसिडरेशन, या बहुत सारे कंसिडरेशन का पार्ट, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है, कंसिडरेशन अगर एक या एक से बहुत ज्यादा है, उसका कोई भी एक पार्ट अगर अनलॉफुल है, तो वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट जो है वही वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सेक्शन, डेफिनेशन अंडर द सेक्शन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स तरीके से जो इसे डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको एक एक करके हम पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहले लिखा है सिंगल कंसिडरेशन फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, लिखा है वन और मोर ऑब्जेक्ट्स लिखा है, मतलब वन पेमेंट फॉर टू टास्क, ठीक है, एक कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट ज्यादा है, ठीक है, एक कंसिडरेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट ज्यादा है, अब उसमें से कोई लीगल है, कोई लीगल है, या मल्टीपल कंसिडरेशन और सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंसिडरेशन ज्यादा है लेकिन ऑब्जेक्ट एक है, उनमें से कोई एक भी अगर और अनलॉफुल है, मल्टीपल कंसिडरेशन एक ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक कंसिडरेशन, कुछ भी वाइस वर्सा अगर ऐसा है, तो उसका कोई एक पार्ट भी अगर, कोई एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल है, तो पूरा पूरा अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा।
देखिए एग्जांपल, A promises to superintend two things for B, ठीक है, तो कहता है कि भाई उसके लिए दो काम करेगा, दो चीजें मैनेज करेगा। पहला क्या, लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो देख लेगा, दूसरा एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, दोनों चीजें देख लेगा। अब यहाँ पे क्या है कि उसने क्या किया, Now B promises to pay a total salary of 10,000 per year. ये क्या है, इसका कंसिडरेशन हो गया, ये जो अमाउंट हो गया, दिस अमाउंट, ये कंसिडरेशन है, मतलब सिंगल कंसिडरेशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ये हुआ वन कंसिडरेशन फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही है वन कंसिडरेशन फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल कंसिडरेशंस फॉर वन ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। अब इसी एक टास्क के लिए मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो के लिए अगर कंसिडरेशन अलग अलग हो, ठीक है, कि उसको पैसे भी मिलेंगे मान लीजिए 10,000 रुपए प्लस गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ये सब तो मल्टीपल हो, उनमें से कोई भी एक पार्ट अगर अनलॉफुल तो पूरा का पूरा द एंटायर अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। देखिए रीजन पे लिखा है, सिंस द सैलरी सिंगल कंसिडरेशन, सैलरी सिंगल कंसिडरेशन है, इज फॉर बोथ लीगल एंड इलीगल टास्क, एक तो लीगल है दूसरा इलीगल है, the court cannot determine how much of the 10,000 is for indigo versus smuggling and hence अलग अलग। अब देखिए 23 और 24 में एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है। 23 में बात कर रहा है भाई कि अगर इन सारी कैटेगरीज में फॉल करेगा तो वो 5 कैटेगरीज जो दे रखी है, अगर उसमें कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो वो अनलॉफुल हो जाएंगे, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। 24 बात करता है कि अगर मल्टीपल में से एक पार्ट भी होगा तो भी एंटायरली वॉइड। अब डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है, ये पूरा पूरा बोलता है कि भाई पूरे में से कोई एक पार्ट भी होगा कंप्लीटली वॉइड, ठीक है। 23 का एक लिखा नहीं है कहीं ऑल्दो, लेकिन ये हम वेरियस एग्जांपल्स और केसेस से इस बात को समझ पाते हैं कि 23 इज आल्सो यूज्ड व्हेन, अगर आप जैसे मान लीजिए जैसे इस केस में अगर ये सेपरेबल होता, अगर आप उसको डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट लीगल है कौन सा पार्ट इलीगल है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटायरली, कॉन्ट्रैक्ट जैसे इसमें कहा ना कि हमने एक कंसिडरेशन दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब कंसिडरेशन हमें पता है कि वैलिड है और ऑब्जेक्ट जो है उसमें से एक पार्ट लीगल है एक पार्ट इलीगल है, तो अगर अब देखिए अब कोर्ट की रीजनिंग क्या थी कि 10,000 का कितना पार्ट किस चीज के लिए लग रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा ये अनलॉफुल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन यही अगर सेपरेबल हो, अगर उस चीज को सेपरेट कर दिया जाए, मान लीजिए कि इसको सैलरी टोटल 20,000 मिलती है, 10,000 फॉर दिस एंड 10,000 फॉर दिस, तो ये पार्ट जो है सिर्फ ये अंडर 23 ये जो है अनलॉफुल होगा, यानी कि वॉइड होगा। लेकिन 24, लेकिन ये पार्ट में ये वैलिड, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कैन ही सेव द गुड पार्ट, अगर सही है तो द रूल इफ द लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेबल, अगर उसे सेपरेट कर सकते हैं, और जिस मैंने कहा कि वो चीज कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, 23 में 24 में वो चीज स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन द रूल से कि अगर उसे अलग किया जा सकता है इलीगल पार्ट से, देन द कोर्ट में इम्पोज द लीगल पार्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, ठीक है। भाई अगर जब इतना इंटरट्वाइंड है आपस में कि उसको आप अलग कर ही नहीं सकते तो कंप्लीटली वॉइड, पर अगर ऐसा नहीं है उसे सेपरेट सेवरेबिलिटी उसमें पॉसिबल है, तो उसे जो वैलिड पार्ट है जो लॉफुल पार्ट है उसे हम वैलिडेट कर देंगे, वो वैलिड है, अदरवाइज दूसरा इनवैलिड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसका मेन एग्जांपल दिया हुआ है मिक्स्ड कंसिडरेशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन 23 एंड 24, ठीक है, हमने दोनों में देखा कि दोनों में कंसिडरेशन की बात की है, 23 एंड 24 में। 23 क्या है, 23 बात है डिफाइंस व्हाट इज, भाई उसमें दिया हुआ है ना स्पेसिफिकली कि कब कहेंगे कि अनलॉफुल है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, सिर्फ उन्हीं केसेस में, ठीक है। इसमें क्या है, इलीगैलिटी की बात करता है, पार्शियल इलीगैलिटी, पार्शियल मतलब कोई पार्ट होगा, कोई एक पार्ट, पार्शियल मतलब ऐसा नहीं पार्शियल आधा नहीं, कोई कोई पार्ट उसका, ठीक है, कोई पार्ट अगर उसका इलीगल होगा। ये किस बारे में, इसका क्या है, जनरल लॉफुलनेस, और ये मिक्सिंग के बारे में बात करता है, स्ट्रक्चरल मिक्सिंग, अगर आपस में मिक्स किए हुए हैं इस केस में वॉइड, इस केस में भी वॉइड हो जाएगा कंप्लीटली, लेकिन अगर सेपरेबल है उस पार्ट को बचाया जा सकता
ये देखिए दिस देखिए स्पीकिंग दिस इफेक्ट ऑन रेट पे इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 25 पे, एक्स नूडो फैक्टर नॉन रिलेटेड एक्टिव। ठीक है, देखिए कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। अब यहां से हमने आज पढ़ा कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट मोर और लेस कंप्लीट कर लिया। तो जब हम 25 सेक्शन पढ़ेंगे तो हमें कंसिडरेशन को वापस पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आज कंप्लीट किया फ्री कंसेंट का पूरा, हमने एक एक करके सारे सेक्शंस डिटेल में डिस्कस किए। इसके बाद दैट इंक्लूड्स मिस्टेक और उनके इफेक्ट्स। इसके बाद हमने कंसिडरेशन और लॉफुल देख लिया, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की लॉफुलनेस के बारे में कि वो कब लॉफुल होंगे कब अनलॉफुल होंगे, उनके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने जो सेक्शन 11 पढ़ा था, सेक्शन 10 पढ़ा था, अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके सारे सेक्शन एक एक करके कंप्लीट कर दिए। मतलब सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंसी देखी, उसके बाद हमने फ्री कंसेंट देखा, फ्री कंसेंट का एक एक करके, फिर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देख लिया। नाउ दिस सेक्शन 25 बात करता है, एक जनरल रूल क्या कहता है कि भाई देखिए जो पहले लिखा है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कंसिडरेशन क्या है। अब जनरल रूल ये है कि कंसिडरेशन, जैसे हमने उसके डेफिनेशन से ही समझा कि कंसिडरेशन होना जरूरी है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्ट करने के लिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये जो कि सेक्शन 25 में दे रखे हैं। ठीक है, अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। सो फ्रॉम सिर्फ सेक्शन 25 हमारा बचा है इसमें एक, जो कि कंसिडरेशन से बात करता है। इसके बाद सेक्शन 24 एक्चुअली हमने वॉइड एग्रीमेंट शुरू कर दिया है, इसका हमने एक सेक्शन 24 कर लिया, 25 से भी बचा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग सेक्शन 25 इज सिर्फ एक एक्चुअली सेक्शन है जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसमें एक्सेप्शंस ये सब है, तो थोड़ी सी इसमें रूल्स हैं। इसके बाद जो सेक्शन 26 से लेकर 30 तक है, मोस्ट इजी, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे इजी पोर्शन वो है। सेक्शन 26 से लेकर 30 तक सिर्फ बता है कि किन किन केसेस में अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएंगे, जैसे मैरिज के रिस्ट्रेंट में, ट्रेड के रिस्ट्रेंट में, लीगल प्रोसीडिंग के रिस्ट्रेंट में। इन केसेस में सिर्फ दे रखा है कि ये एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएंगे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 25। आज हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 24 तक कंप्लीटली, जिसमें कि हमने आज देख लिया कंसिडरेशन और लॉफुल, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की लॉफुलनेस के बारे में, और उनके अगर वो अनलॉफुल होंगे तो उसके इफेक्ट क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, इसके बारे में हमने ये चीजें क्लियर कर ली। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 25 onwards, see you all.